हेलो 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 प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। और सिचुएशन ये है कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और अब उन सारे पॉइंट्स को जो हम लोगों ने पढ़े थे, एक छोटे लेक्चर के थ्रू, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर के थ्रू हम लोग रिकैप करने वाले हैं। एक रिवीजन लेक्चर है जो कुछ स्टूडेंट अपने इस बैच में नए भी आए हैं, तो एक बार इस रिवीजन लेक्चर को जरूर देखें। और इसमें हमने ट्राई यही किया है कि जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे थे उन सबको यूज करके एक छोटा सा प्यारा सा डिसेंट सा लेक्चर बनाया जाए, जिससे वो फ्लो जो पहले था वो फिर से आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो बस भाई, इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, एक रिवीजन लेक्चर है जहाँ पर हम लोग जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है कंसेप्ट से रिलेटेड, वो ऑन द स्पॉट मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँगा। अपना जो लेक्चर है ये कंप्लीट और कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेक्चर ही है ना? रिवीजन लेक्चर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना? तो इसमें सबसे पहले आप पॉइंट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीसीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इसमें दो रूल होते हैं, एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है एडिशन रूल। एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मान लिया कि J1 और J2 दो इंडिपेंडेंट जॉब हैं। J1 और J2 क्या है? दो इंडिपेंडेंट जॉब है। पहली जॉब को करने के मैनर्स m है और दूसरी जॉब को करने के मैनर n है। पहली जॉब हम m डिफरेंट तरह से कर सकते हैं और सेकंड जॉब हम n डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। अगर दोनों जॉब एक साथ करनी हो, ये भी करनी है ये भी करनी, दिस एंड दिस, तो दोनों को टुगेदर करना हो तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? अगर दोनों को टुगेदर करना हो, नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टू जॉब्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर जब एक साथ करना होता है, दोनों के एक साथ करना होता है, वहां पर हम दोनों के नंबर ऑफ वेज का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। पहली जॉब m तरह से, दूसरी जॉब n तरह से, दोनों एक साथ करनी है तो m इंटू एन। अगर मान लिया इसी को हमें एक्सटेंड करना हो, J1 J2 J3 एंड अप टू सोन Jn, पहली जॉब n1 मैनर से कर सकते हैं, दूसरी n2, तीसरी n3 एंड अब N1 N2 नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख लेते हैं। पहली जॉब अल्फा वन तरह से, दूसरी अल्फा टू, तीसरी अल्फा थ्री एंड अल्फा एन, और सभी को एक साथ करना हो तो अल्फा वन अल्फा टू एंड अप टू सोन अल्फा एन, सभी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मतलब इसी को हमने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बस माइंड में ये रखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई कब करते हैं? मल्टीप्लाई हम तब करेंगे जब सारी जॉब एक साथ करनी हो, है ना? अब बात करते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है? कि भाई वही है एडिशन रूल की J1 और J2 दो जॉब्स हैं। पहली जॉब m डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, दूसरी जॉब n डिफरेंट तरह से। पहली जॉब को करने के मैनर m है, दूसरे को n मैनर है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक जॉब करनी है, दोनों में से कोई और एक, यानी ईदर दिस और दिस, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 10 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, है ना? और मुझे कोई एक बच्चा सिलेक्ट करना है। एक बच्चा मैं कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ? अगर बॉयज में से सिलेक्ट करूंगा तो 10 में से एक, और गर्ल्स में सेलेक्ट करूंगा तो 5 में से एक। तो जॉब बॉयज में लेता हूँ तो 10 तरह से कर सकता हूँ, गर्ल्स में ले सकता हूँ तो 5 तरह से। ले हमें कैंडिडेट तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो जो बच्चा आएगा या तो वो बॉयज वाले ग्रुप में से आएगा या फिर गर्ल्स वाले ग्रुप में, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो उस केस हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस, क्योंकि वर्क हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो टोटल कितने तरह से कर सकते हैं? उस केस हम दोनों का क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ वेज when any one of the above job can be done, यानी दोनों में से कोई एक जॉब कितने डिफरेंट तरह से कर सकते हैं? m प्लस n। तो बस याद रखना है कि ये दोनों को प्लस कब करते हैं? जब दोनों में और वर्ड आ रहा हो, दिस और दिस। और वर्ड आएगा तो दोनों को हम प्लस करेंगे, और एंड आएगा दिस एंड दिस, तो वहां पर हम दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन और का मतलब एडिशन, है ना? तो बस लेक्चर अपना यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है।
बस पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग अभी भाई थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक पढ़ा हुआ है ही सही, ऐसा तो नहीं है कि आप में से किसी ने इसको पढ़ा ना हो। तो बस पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप अपने स्टडी टेबल पर आराम से बैठ जाएंगे, जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे, कॉपी पेन निकाल के रखेंगे, और पहले जो स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है पहले खुद से ट्राई करना है, एक अप्रोच तक जाना है, आंसर निकालना है। इन केस कहीं फंसते हैं या फिर डाउट है कहीं पर, या फिर आपको लग रहा है आंसर मैच करना है, तो फिर आप इसके वीडियो के सोल्यूशन को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है ये। Four visitors A, B, C and D arrive at a town which has 5 hotels. फोर विजिटर्स हैं A, B, C, D, एक टाउन में आते हैं और उस टाउन में कितने होटल है, 5 होटल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे डिस्पर्स देमसेल्व अमंग 5 होटल्स if 4 hotels are used to accommodate them। कह रहे 4 पर्सन्स हैं, एक टाउन में घूमने के लिए आते हैं और उस टाउन में होटल्स कितने हैं, 5। तो ये 4 पर्सन्स इन 5 होटल्स में कितने डिफरेंट तरह से स्टे कर सकते हैं, अगर इन 4 लोगों को स्टे करने के लिए 4 होटल्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों बंदे अलग अलग होटल में रुकेंगे, और ऐसा कोई भी होटल नहीं है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग रुक रहे हो, एक होटल में एक ही बंदा रुकेगा, है ना। तो अब बंदे कितने हैं अपने पास, 4, ले होटल कितने हैं, 5। तो पहला बंदा कितने तरह से रुक सकता है, 5 में से कोई भी एक, नंबर ऑफ वेज। पहला बंदा 5 में से कोई भी एक होटल में रुक जाएगा। आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं जैसे इस रूम के अंदर, जैसे स्टूडियो रूम के अंदर 5 ब्लैंक चेयर्स हैं और 4 स्टूडेंट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, वो 1 बाई 1 आते हैं, कितने डिफरेंट तरह से बैठ सकते हैं। तो पहला बंदा आएगा तो पांचों चेयर वैकेंट है, किसी पर भी बैठ सकता है। जब दूसरा बंदा आएगा तो एक चेयर फिल हो चुकी है, एक पर बंदा बैठ चुका है, तो बचेंगी 4। तो दूसरा कैंडिडेट कितने तरह से होटल को सेलेक्ट कर सकता है, 4। सिमिलरली जब तीसरे कैंडिडेट की बात करेंगे उसके मेथड हो जाएंगे 3, और जब चौथे कैंडिडेट की बात करेंगे उसके मेथड हो जाएंगे 2। तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 5, या फिर आप 120 भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट जॉब हो गए, पहला बंदा इतने तरह से, दूसरा इतना, तीसरा इतना, और चौथा इतना, और चारों एक साथ करनी तो इस तरह से कर दिया। अगर आपने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। जैसे n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, NCR। ये एक बार आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं मैं। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r objects out of n distinct objects is denoted by, मतलब n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाई NCR। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, NCR, वेयर NCR की डेफिनेशन क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये NCR का फॉर्मूला होता है। और अगर बस वही है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, बस सेलेक्ट के प्लेस पर अरेंज r ऑब्जेक्ट्स out of n distinct object is denoted by NPR। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, सॉरी, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट वर्ड यूज हो रहा है। अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो उसको डिनोट किससे करते हैं, NPR से। n गिवन ऑब्जेक्ट से, r वो ऑब्जेक्ट है जिनको मुझे अरेंज करना है ना। तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, तो NPR की वैल्यू क्या होती है, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। ये एनसीआर का फॉर्मूला, ये एनपीआर का फॉर्मूला है। तो इन केस अगर हमने ये सीख लिया तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास होटल्स कितने हैं, 5, और स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 4। 4 स्टूडेंट जो हैं इस कोटा सिटी में आते हैं। इस कोटा सिटी में 5 होटल्स हैं और इन 4 स्टूडेंट को अलग अलग होटल में रुकना है। तो पहले मैं 5 में से वो 4 होटल सेलेक्ट करूंगा जहाँ पर स्टूडेंट्स को रुकना है। तो 5 में से 4 होटल सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, 5C4 से सिलेक्शन हो गया, है ना। अब 4 होटल्स हैं, H1 H2 H3 H4, और 4 स्टूडेंट्स है, S1 S2 S3 S4। अब इनको यहाँ पर क्या करना है, अरेंज करना है। 5 में से 4 पहले सेलेक्ट कर लिए और अब इन्हें क्या करना, अरेंज करना है। तो S1 को कितने तरह से बिठा सकते हैं, 4 तरह से, S2 को 3, S3 को 2। तो इनको अरेंज करना है इसमें, तो फैक्टोरियल 4, कि 4 होटल्स हैं, 4 पर्सन है, कितने डिफरेंट तरह से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4। ठीक है ना। 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4, आप चेक करो, देखो भाई आएगा एनसीआर का फॉर्मूला, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का इंटू दिस, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 5, आंसर रिमेन्स द सेम, 120। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही क्वेश्चन है। देर आर 6 रोड्स बिटवीन ए एंड बी एंड 4 रोड्स बिटवीन बी एंड सी। ए और बी के बीच में 6 रोड है और बी और सी के बीच में 4 रोड्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी। ठीक है भाई, ए और बी के बीच में, ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, अब ए से बी के बीच कितने रोड है अपने पास, 6 रोड है। ए से बी तक ट्रेवल हम 6 डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, 6 डिफरेंट रूट्स हैं अपने पास। और बी से सी तक जाने के लिए कितने रोड अवेलेबल है, 4। इधर से इधर 6 और इधर से इधर 4 रोड है ना। अब इस इंफॉर्मेशन पर 3 पार्ट के आपको आंसर करने हैं। पहला पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी, यानी ए से सी हम कितने डिफरेंट तरह से जा सकते हैं बाया बी, यानी बी से होते हुए। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, एलिमेंट्री, नंबर ऑफ वेज। जब मुझे ए से सी जाना है, इसका मतलब 2 जॉब करनी है, ए से बी जाना है और बी से सी जाना है। तो पहली जॉब में कितने डिफरेंट तरह से कर सकता हूँ, 6। ए से बी तक कितने रूट है, 6, और बी से सी तक कितने रूट है, 4। तो पहली जॉब 6 डिफरेंट तरह से, दूसरी जॉब 4 डिफरेंट तरह से। लेकिन मेरे को ए से सी जब जाना है, यानी ये वाली जॉब भी करनी है और ये वाली जॉब, दोनों जॉब एक साथ करनी है, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 24, 6 4 जा 24। Second part, in how many ways can one drive from A to C and back to A? A से C जाना है और फिर लौट कर वापस A पर आना है। कहते हैं लौट कर बुद्धू घर को आए, पहले A से C जाओ, फिर वापस में A तक आ जाओ, C से A चले जाओ। तो बताना है कि कितने तरह से ऐसा कर सकते हैं। दोनों ही केस में, दोनों ट्रिप में हमें B से होते हुए जाना है। तो A से C, C से B, नंबर ऑफ वेज। तो मैं कहूंगा यार ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाने के तरीके कितने हो गए, 24। अब जब सी से ए आएंगे तो पहले सी से बी 4 तरह से और बी से ए 6 तरह से। तो जितने तरीके जाने के होंगे उतने तरीके वापस लौटने होंगे, क्योंकि वापस लौटने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितने जाने के तरीके 24 है और लौटने के तरीके भी 24। 24 इंटू 24, 24 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा अपना, 576। जाने के तरीके 24, लौटने के तरीके भी 24, बिकॉज लौटने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए भाई सेकंड पार्ट हो गया, मूव करते थर्ड पार्ट की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव द सर्कुलर ट्रिप डिस्क्राइब्ड इन सेकंड पार्ट विदाउट। सर्कुलर ट्रिप का मतलब होता है कि मतलब जहां से गए हैं वहां पर वापस लौट कर आना है। जैसे ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए। तो ये हमारी एक कंप्लीट ट्रिप हो जाएगी, जहां से गए वहां पर वापस लौट कर आए। ठीक है ना। तो ये टर्म जो इन्होंने यूज किया ना, सर्कुलर ट्रिप, इसका यही मतलब है।
सर्कुलर ट्रिप का ये मतलब नहीं हम सर्कल पे चल रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन लगाने लगो तुम लोग, ज्यादा होशियारी नहीं, समझे क्या? तो ए से बी, बी से सी गए, सी से लौटकर वापस ए तक आए। कंडीशन है विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस, यानी रेस्ट्रिक्शन लगा दी यार, यानी जिस रोड पर आप चलकर गए उसको दोबारा यूज नहीं करना है, जिसको एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना है। अब बताइए कितने तरीके होंगे? आइए भाई, नंबर ऑफ वेज। तो पहले मैं कहूंगा यार जाने पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो लौटने पर है, जब लौटेंगे तब देखेंगे यार हम पहले किस रोड से गए थे। तो जाने पर तो वही आएगा, ए से बी 6, बी से सी 4, ये तो सी तक पहुंच गए। अब भाई लौटने की बात कर रहे हैं, जब सी से बी लौटेंगे तो जिस रोड से चलकर गए थे वो अलाउड नहीं है, तो सी से बी जाने के 3 तरीके होगा, 3 नए तरीके। जब आप बी से ए लौट रहे होंगे वापस, तो ए से बी जिस पाथ से गए थे उस पाथ को यूज नहीं करना है, यानी कितने तरीके हो जाएंगे? बी से 5, तो 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30 और 6 36। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, 360 360, ठीक है ना? बिल्कुल इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम है, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है आई थिंक यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही मैंने स्टार्ट लिया है। चलिए भाई थोड़ा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी 2 digit numbers are there in which the tens digit and the units digit are different and odd? 2 digit नंबर बनाना है, कैसा नंबर बनाना है? 2 digit नंबर बनाना है। 2 digit नंबर बनाना है इन विच द डिजिट्स टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट्स आर डिफरेंट, सारी डिजिट कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए और ऑड होनी चाहिए, है ना? अब जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालनी होती है तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट का यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट। सर ये क्या होता है? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट का मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना, जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना हो हम उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम इन ब्लैंक बॉक्सेस को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। जितने मैनर बॉक्स फिलिंग के होते हैं उतनी अरेंजमेंट होगी, ठीक है ना? यानी हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट चाहिए तो किसका यूज करने वाले हैं? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट में क्या बोला मैंने? जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो उतने ब्लैंक बॉक्स बना लो, फिर ये देखो कि इन ब्लैंक बॉक्सेस को गिवन ऑब्जेक्ट हेल्प से कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए करते हैं ट्राई। तो क्या काम करना है? मुझे 2 digit नंबर बनाने हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 digit नंबर्स, है ना? तो हमने 2 ब्लैंक बॉक्स बना लिए। अच्छा, मेरे को जो डिजिट्स यूज करनी है वो डिजिट एक तो डिफरेंट होनी चाहिए और ऑड होनी चाहिए, दोनों डिजिट डिफरेंट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो ऑड डिजिट्स यूज करनी है, यानी जो डिजिट यहाँ पर यूज होने वाली है वो कौन सी डिजिट यूज होंगी? 1 3 5 7 और 9, है ना? अच्छा, किसी बॉक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो कोई भी बॉक्स पहले फिल करे, कोई भी बॉक्स बाद में फिल करे। इस बॉक्स को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं? 5, 5 में से कोई भी एक और डिजिट आ जाएगी, है ना? जब ये बॉक्स फिल हो गया यानी इनमें से कोई एक डिजिट उठा के मैंने इसमें डाल दी जिसको आगे यूज नहीं करना है, तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने मैनर हो गए? 4। तो नंबर कितना आएगा? 5 into 4 विच कम्स आउट टू बी 20। तो 20 ऐसे 2 digit नंबर होंगे जिनकी दोनों डिजिट कैसी होंगी? ऑड। 20 ऐसे 2 digit नंबर होंगे जिनकी दोनों डिजिट होंगी ऑड और डिफरेंट डिजिट्स होंगी। ठीक है क्या? चलिए भाई बच्चों मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बोला गया है कि एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट, यानी टेलीफोन नंबर जो लैंडलाइन नंबर है वो 7 डिजिट का है, ठीक है भाई। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड
any other digits but 2, 3, 5 and 7। मतलब मेरे को ये डिजिट्स गिवन है, इन डिजिट को यूज करके ही मुझे टेलीफोन नंबर बनाने हैं और इनके अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं करनी है। मतलब ये भी ध्यान रखें, है ना। जो भी डिजिट यूज करनी है वो यही चार यूज करनी है, इन चार के अलावा किसी भी डिजिट को यूज नहीं करना है ना। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 7 डिजिट नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर। तो मैं क्या करूंगा? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करूंगा। कितने ब्लैंक बॉक्स बनाऊंगा? 7, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर है तो हम 7 ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे और फिर ये देखेंगे इन 7 ब्लैंक बॉक्सेस को इन 4 डिजिट की हेल्प से कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स, 7 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, ठीक है ना। अब अपने पास डिजिट्स कितनी है? 4, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकता हूँ? 4। इन चार में से कोई भी एक डिजिट उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जब ये डिजिट यूज कर ली, अब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब हमें डिजिट यही यूज करनी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखते नहीं है क्लियर, ये मतलब इनहेरेंट सी बात है, अंडरस्टूड वाली बात है कि यार ऑब्वियस सी बात है कि इनको रिपीट तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि 7 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको 4 तरह से रेपिटेशन अलाउड है, तो हर बॉक्स को फिल करने के कितने मैनर होंगे? कोई भी डिजिट कितनी भी बार क्यों ना यूज की जाए। आई थिंक मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए। हर ब्लैंक बॉक्स को हम 4 डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। तो 4 × 4 × 4 कितनी टाइम्स आएगा? 7 टाइम। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने आ जाएंगे? 4⁻7, 4⁻7। 7 की पावर 4 से कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं कि n पावर r में कंफ्यूज हो जाते हैं कि n किसको बोलूं, r किसको बोलूं। वो n पावर r को r पावर n की तरह भी देखने लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या दे रखा है भाई? बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑड नंबर्स ऑफ 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब 5 डिजिट हो और सारी डिफरेंट हो और नंबर भी ऑड हो और डिजिट गिवन ये है। तो कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है? ऑड नंबर बनाना है। कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिजिट का, लेकिन डिजिट कैसी हो? डिफरेंट, है ना। और डिजिट कौन सी यूज करनी है ये, तो आई थिंक काफी कुछ क्लियर करके दिया हुआ है। ऑड नंबर बनाना है, 5 डिजिट का बनाना, डिजिट सारी डिफरेंट हो और जो डिजिट यूज करनी वो भी गिवन 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। सोल्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स। अब 5 डिजिट नंबर बनाना, तो मैं क्या करूँगा भाई? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करूंगा। 5 ब्लैंक बॉक्स बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। डिजिट बोल रही है अपने पास 0, 1, 2, 3, 4। अब नंबर कैसा चाहिए? ऑड। अब नंबर ऑड है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्ट्रिक्शन किस पर आएगी? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट में हम किसी भी बॉक्स को पहले भर सकते हैं, किसी बॉक्स के बाद में, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन हो, कई बार बोलेंगे नंबर ऑड बनाना है, नंबर इवन बनाना है, नंबर 2000 से बड़ा बनाना है, तो जैसी रेस्ट्रिक्शन हो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जिस बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन होगी उसको सबसे पहले फिल करेंगे और जिस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनको किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑड है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन किस पर है? लास्ट वाले बॉक्स पर। तो अपने पास कितनी ऑड डिजिट्स हैं? 2 है। 1 भी यूज कर सकते हैं और 3 भी यूज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं? 2 मैनर से। अब जब ये बॉक्स फिल हो गया तो यानी इन 4 में से इन 2 में से कोई एक डिजिट यूज हो, मान लो फॉर द टाइम भी मैंने 1 यूज कर लिया। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन सी बच रही है? 0, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट बच रही हैं। इन 4 डिजिट को इन 4 ब्लैंक प्लेसेस में यूज करना है ना। लेकिन अब थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज 0 को हम फर्स्ट बॉक्स में नहीं डाल सकते,
जीरो फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो टेंशन हो जाएगी, जीरो फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो टेंशन हो जाएगी कि नंबर फिर 4 डिजिट का रहेगा, है ना। तो या तो आप दो केस बना लो कि पहले बॉक्स पर जीरो नहीं है ना, वैसे बना लो, या ऐसे ही देख लो तुम लोग, फ्री भूल जाओ। ये 4 ब्लैंक बॉक्स 4 डिजिट्स कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4, टोटल बेस निकालिए फैक्टोरियल 4। अब इन फैक्टोरियल 4 में से वो वाले केस सबट्रैक्ट कर देंगे जिसमें फर्स्ट बॉक्स पर क्या आया होगा, जीरो। तो जब जीरो फर्स्ट बॉक्स में आया है तो 3 ब्लैंक बॉक्स है, 3 डिजिट है, कितने तरह से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 3। तो इन 4 ब्लैंक बॉक्सेस को इतने तरह से फिल कर सकते हैं, लास्ट वाले को इतने। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24 माइनस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू 2। तो आंसर क्या होना चाहिए, 24 माइनस 6 कितना होगा, 18 इंटू 2 36। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 36। सही है क्या। तो बस वही है कि हमें यहाँ पर ये देखना पड़ जाता है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट कौन सी है और रिस्ट्रिक्शन क्या है। जिस बॉक्स पर रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले फिल करेंगे, और बस स्टार्टिंग वाले बॉक्स पर जरूर देख लेना जब जीरो अवेलेबल है तो समझो थोड़ा खतरा है, थोड़ा स्लो खेलना है, तो जीरो वाले केस हम अलग से डील कर लेते हैं। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड वैलेडिक्टरी बी अरेंज्ड so that the vowels may never be separated। एक वर्ड मैंने आपको दे दिया वैलेडिक्टरी, है ना। अब ये कुछ वाली प्रॉब्लम आ रही है जिसमें दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। दो मेथड वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग मेथड, एक होता है गैप मेथड। स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। स्ट्रिंग मेथड होता है जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है, कहते हैं कि यार ये और ये हमेशा साथ साथ बैठे हैं, या ये तीन लोग हमेशा साथ साथ रहें। तो जिन लोगों को एक साथ रखना होता है उसको हम एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं और उसको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को एक साथ बिठाना है उनको एक स्ट्रिंग से बांध दो और उनको सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करो, ये होता है स्ट्रिंग मेथड। तो एक वर्ड अपने को गिवन है, हमको क्या काम करना है, इन इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके नए वर्ड्स बनाने हैं। कंडीशन क्या है, अच्छा लेटर्स कितने यूज करने हैं, सारे लेटर्स यूज करने हैं, है ना। कंडीशन है बॉबल्स में नेवर बी सेपरेटेड, कंडीशन है बॉबल्स सेपरेट ना हो, मतलब सारे के सारे बॉबल एक साथ बैठे, इकट्ठे बैठे। तो पहले आइडेंटिफाई करिए बॉबल्स कौन कौन से अपने पास, ए ई आई ओ, ये फोर तो बॉबल्स हो गए, है ना। चेक कर लो एक बार, ए ई आई ओ, यस। अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो वी एल डी सी, डी सी, वी एल डी सी टी आर वाई, 1 2 3 4 5 6 7, वी एल डी सी टी आर वाई, 1 2 3 3 6 7 और 4 11, 4 4 3। ठीक है भाई। तो 11 लेटर का वर्ड है जिसमें अपने पास 4 वॉबल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है ना। इन सारे लेटर्स को एक लाइन में अरेंज करना है। कंडीशन किस पर है कि सारे के सारे वॉबल्स एक साथ बैठेंगे। तो ऐसे केस हम क्या करेंगे, सारे वॉबल्स को स्ट्रिंग से बांध दिया मैंने, ए ई आई ओ, इनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया और एक सिंगल लेटर की तरह, इनको एक सिंगल एंटिटी की तरह काउंट करेंगे, वी एल डी सी टी आर वाई। तो हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑब्जेक्ट्स को 8 प्लेसेस पर हम कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। इसको सिंगल ऑब्जेक्ट तरह काउंट करेंगे तो ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए। 8 ऑब्जेक्ट को 8 ब्लैंक प्लेसेस पे, जैसे मैंने 8 ब्लैंक प्लेसेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट कितने तरह से बैठ सकता, 8 तरह से, दूसरा 7 6 5 4 3 2 1, तो फैक्टोरियल 8 तरह से बैठ गए, है ना। लेकिन मैंने कंडीशन ये बोली थी ये चारों साथ साथ बैठेंगे, ये थोड़ी बोला था कि पहले ए आएगा बाद में ई फिर आई फिर, यानी इनके इंटरनल ऑर्डर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ कंडीशन है कि चार के चारों वॉबल इकट्ठे बैठने चाहिए, उनके बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 4 चेयर्स अंदर लगा दूं, यानी अब हम इनके इंटरनल ऑर्डर की बात करेंगे, ये किसी भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं। अगर मैं 4 अंदर चेयर लगा दूं
तो इन 4 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ये आंसर कब आएगा? जब चार के चारों वोबल एक साथ बैठते हैं, है ना। तो ये हो गया स्ट्रिंग मेथड। एक और मेथड होता है गैप मेथड। स्ट्रिंग मेथड कब लगाते हैं? जब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है, तब वहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग मेथड। दूसरा मेथड होता है गैप मेथड। गैप मेथड कब लगाते हैं? जब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं रखना होता है ना। तो इसी प्रॉब्लम का अगर हम दूसरा पार्ट बनाते, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूं। नो टू वोबल्स आर टुगेदर, नो टू वोबल्स आर टुगेदर। पहले बोला था कि चार के चारों इकट्ठे बैठे, और अब बोल दिया कि चार में से कोई भी दो एक साथ ना हो। तो यहां पर मैं क्या यूज करने जाऊंगा? गैप मेथड। रेस्ट्रिक्शन क्या है? वोबल्स पर है, वोबल्स को एक साथ नहीं बैठना है। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर है ना, रेस्ट्रिक्शन किस पर है? वोबल्स पर है, कॉन्सोनेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा? थोड़े थोड़े गैप पर कॉन्सोनेंट्स को बिठा दूंगा। ये 7 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट्स को 7 ब्लैंक प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 तरह से बिठा सकते हैं, है ना। जब ये बैठ जाएंगे तो इनसे गैप कितने क्रिएट होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो इनके बीच बनेंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में, टोटल मिला के 8 गैप बनेंगे। और लेकिन अपने पास कॉन्सोनेंट कितने, सॉरी बॉबल्स कितने? सिर्फ 4, ब्लैंक प्लेसेस है 8 और बॉबल्स है 4। तो अगर हम इन 8 में से कोई भी 4 ब्लैंक प्लेसेस पर इन 4 बॉबल को डाल दें, तो कोई भी दो बॉबल कभी भी टुगेदर नहीं होंगे, है ना। तो अब इन 8 ब्लैंक प्लेसेस में से पहले वो 4 ब्लैंक प्लेसेस सेलेक्ट करो जहां पर इन 4 बॉबल्स को डालना चाहे। तो मान लिया मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट किया, एक ये किया, एक ये किया और एक ये किया। ये 4 ब्लैंक प्लेसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए जहां पर मुझे बॉबल्स को डालना था। अब लेटर्स डिफरेंट है, मैटर करेगा कौन से स्पॉट पर कौन सा बॉबल आ रहा है। जैसे ही मैं बॉबल को चेंज करूंगा, एक नया पैटर्न दिखाई, एक नया वर्ड दिखाई देगा। तो अब इन 4 सिलेक्टेड प्लेसेस पर 4 बॉबल्स का अरेंजमेंट कितने डिफरेंट तरह से होगा? फैक्टोरियल 4। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा, जिसमें बोला गया था कि कोई भी दो बॉबल टुगेदर ना हो। ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, थर्ड पार्ट, नॉट ऑल द बॉबल्स आर टुगेदर। कि बोला जाए कि इन लेटर्स, ये जो वर्ड गिवन है इसके लेटर्स को अरेंज करके नए वर्ड्स बनाने। कंडीशन ये कि सारे के सारे बॉबल एक साथ नहीं होने चाहिए, सारे के सारे बॉबल एक साथ नहीं होने चाहिए, ऑल टुगेदर ना हो। तो क्या करेंगे? पहले टोटल मेथड निकाल लेते हैं, है ना। टोटल में से वो केस सेपरेट कर देंगे जिसमें सारे के सारे टुगेदर है ना। थर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? पहले टोटल में से वो केस सेपरेट कर देंगे व्हेन ऑल बॉबल्स आर टुगेदर। टोटल माइनस व्हेन ऑल द बॉबल्स आर टुगेदर। तो टोटल, टोटल कितना आएगा भाई? 11 लेटर्स थे, सारे डिफरेंट थे यार, मेरे को कहीं कुछ दिख नहीं रहा, कोई रेपिटेशन है नहीं। तो टोटल तो हो गया फैक्टोरियल 11, और फैक्टोरियल 11 में से वो केस सेपरेट कर देंगे जब सारे बॉबल्स टुगेदर हैं, सारे बॉबल्स टुगेदर हैं, है ना। तो वो केस कौन सा? ये फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसी में बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बनाने को तो मैं बहुत सारे बना दूंगा कि भाई 4 बॉबल हैं, 4 में से 2 एक साथ हो, 2 एक साथ हो,
अब दो दो के ग्रुप बना लें, लेकिन वो एक साथ दोनों ग्रुप एक साथ ना हो, है ना। ये भी बना सकते हैं, चलो बना ही देते, अब बोला है तो। Two vowels are together and other two are together but separated from the first two. Two vowels are together and the remaining two also together but separated from the first two. ये थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन हो गया, ये क्वालिटी क्वेश्चन हो गया चौथा वाला पार्ट। मैंने कहा कि यार अब थोड़ा शैतानी मैं कंटिन्यूस करता जा रहा हूँ, और शैतानी मैं बहुत कर सकता हूँ, करता भी हूँ शैतानी, लेकिन अभी ज़्यादा मूड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लेनी है। इन केस किसी बच्चे का छूट गया हो तो वो भी कंफर्ट जोन में आ जाए और फिर दिल लगा के कैलकुलस पढ़े। तो टू वोवेल्स, दो एक साथ हो, दो एक साथ हो, लेकिन ये बाद वाले दो पहले वाले दो से अलग अलग बैठे। चलिए भाई, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, तो रेस्ट्रिक्शन वॉबल्स पर है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, मैं क्या काम करूंगा, रेस्ट्रिक्शन वॉबल पर है, कॉन्सोनेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉन्सोनेंट्स को पहले छोटे छोटे बी एल डी, पहले थोड़े थोड़े गैप पे बिठा दो, वी एल डी सी, वी एल डी सी टी आर वाई। पहले क्या काम करो, पहले कॉन्सोनेंट पर, क्यों कॉन्सोनेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले कॉन्सोनेंट को थोड़े थोड़े गैप पे बिठा दो। 7 कॉन्सोनेंट को 7 गैप में कितने डिफरेंट तरह से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 7, है ना। अब मुझे क्या करना है कि जो बॉबल्स है ना उनको दो दो के ग्रुप में डालना है। तो अब चार बॉबल को दो दो के ग्रुप में कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड यूज होगा। चार जो बॉबल है उनको दो दो के ग्रुप में पहले हम डिवाइड करेंगे, है ना, फिर उनको दो प्लेस को सेलेक्ट करके डालेंगे। आ जाओ भाई, चार को दो दो के दो ग्रुप में डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यार यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यूज हो रहा है ना, जब ऑब्जेक्ट को इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वहां पे रेपिटेशन होती है ना। जैसे चार के दो ग्रुप बनाने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रेपिटेशन। और उस रेपिटेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल की पावर आती है उससे डिवाइड दे देते हैं। इतने तो ग्रुप बन जाएंगे। मान लिया कि हमारे पास जो चार वॉबल थे, हमने दो दो के ग्रुप बनाए, एक पार्ट में ए ई आ गया, एक में आई ओ आ गया, एक में आ गया ए ई, एक में आ गया आई ओ, ये दो पैकेट बना लिए, है ना। ये पार्टीशन कर लिया, चार वॉबल को हमने दो दो के दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब इन पैकेट्स को उठा के इन ब्लैंक प्लेसेस पर डालना है। अब ब्लैंक प्लेसेस मेरे पास कितने हैं, 8। तो पहले 8 में से वो वाले दो ब्लैंक प्लेस सेलेक्ट करो जहां पर इन दो पैकेट को डालना है। मान लो वो दो प्लेस हमारे कौन कौन से, एक ये है और एक ये है ना। 8 में से दो प्लेस सेलेक्ट करो, 8C2 से सेलेक्ट कर लिया। अब पैकेट डिफरेंट है, मैटर करेगा किस स्पॉट पे कौन सा पैकेट जा रहा है। तो इन टू क्या हो गया, फैक्टोरियल 2, क्योंकि ए इधर आए आई ओ इधर आए, या फिर आई ओ इधर हो ए इधर हो, ठीक है ना। अब हमें एक्चुअली टोटल वर्ड देखना, तो ए और ई डिफरेंट लेटर हैं, तो जब ए यहाँ पर आएगा तो ए ई और ई इनका इंटरनल ऑर्डर कितने डिफरेंट तरह से चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2, और इनका इंटरनल ऑर्डर भी फैक्टोरियल 2। ये फाइनल आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये उस केस का आंसर हो गया कि जिसमें चार वॉबल में से दो एक साथ हो, दो एक साथ हो, लेकिन वो दोनों आपस पैकेट आपस में डिफरेंट हो, यानी उनको गैप पैकेट बनाकर गैप में डालना है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग यूज हो गई और यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड भी यूज हो गया। ठीक है भाई, चलिए भाई मूव करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर टू वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन अ चेस टूर्नामेंट। देयर आर टू वुमेन है जो चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है भाई। एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड टू गेम्स विद द अदर पार्टिसिपेंट, हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ दो गेम खेल रहा है ना। वुमेन पार्टिसिपेंट कितने अपने पास, दो, और
टूर्नामेंट किस टाइप से हो रहा है, हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ 2 गेम खेलेगा, ठीक है भाई। The number of games that the men played between themselves exceeded by 66 as compared to the number of games that the men played with the women. तो बोला गया है इसमें कि मैन वर्सेस मैन जो हो रहे हैं वो 66 ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ गेम्स विच आर प्लेड एमंग मैन एंड वुमेन, है ना। मैन वर्सेस मैन जो मैच हो रहे हैं वो मैन वर्सेस वुमेन से 66 से ज्यादा हैं। Find the number of participants and the total number of games played in the tournament. Participants total कितने हैं और total इस टूर्नामेंट में कितने गेम खेले जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इन्होंने एक बात तो क्लियर है, गेम में 2 टाइप के लोग खेल रहे हैं, मैन और वुमेन। वुमेन तो दे दिया, मैन का कोई डेटा नहीं है, तो वुमेन तो 2 है। मैन मैंने लेट कर लिया कितने हैं, एन। मैंने लेट कर लिया मैन कितने, एन, है ना। अब चलते हैं भाई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या बोला गया है कि मैन मैन वर्सेस मैन कितने होंगे मैच, मैन वर्सेस मैन। तो एक मैच के लिए मुझे कितने प्लेयर चाहिए, 2, 2 प्लेयर चाहिए। तो हमें चाहिए मैन वर्सेस मैन मैच कितने होंगे, तो पहले एन में से वो 2 प्लेयर सेलेक्ट करो जिनके बीच मैच कराना है। तो एन में से 2 प्लेयर कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट होंगे, एन सी 2 तरह से सिलेक्ट होंगे। और उन 2 प्लेयर के बीच कितने मैच होंगे, 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर से 2 गेम खेलता है। एवरी पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विद द अदर पार्टिसिपेंट। तो मैन वर्सेस मैन कितने हो जाएंगे, एन सी 2 इंटू 2। मैन वर्सेस मैन कितने होंगे, एन सी 2 इंटू 2। एन में से 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, इंटू 2। अब बात करते हैं मैन वर्सेस वुमेन मैच कितने होंगे, मैन वर्सेस वुमेन। तो एन में से एक मैन सेलेक्ट कर लो, एन सी 1। 2 वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट कर लो, तो एक मैन और एक वुमेन का पेयर आ गया, और इनके बीच मैच कितने होंगे, 2, है ना। तो मैन वर्सेस वुमेन इतने मैच हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये वाले मैच, ये वाले गेम्स जो हैं इन गेम से ज्यादा है, कितना अमाउंट ज्यादा, 66। एक इक्वेशन डेवलप कर ली मैंने, है ना। तो बस यहाँ से एन निकल आएगा, एन सी 2 इंटू 2 कितना आएगा, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। एन सी 1 एन होता है, तो 2 टू द 4n प्लस 66। एक क्वाड्रेटिक बन रही है, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 4n माइनस 5n। ये बन रही है अपनी क्वाड्रेटिक, है ना। और अब क्या करो, इसका फैक्टराइज कर दो। 66 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 6 जा, तो एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 6n माइनस 66 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लिया, n माइनस 11 प्लस 6 कॉमन ले लिया, n माइनस 11 इक्वल टू 0। n प्लस 6 और n माइनस 11 इक्वल टू 0। अच्छा, नंबर ऑफ मैन जो होंगे ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 11। n की वैल्यू अपने पास आ गई है 11, है ना। अब क्वेश्चन करें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ गेम्स। तो 11 तो मैन हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लो यार, n प्लस 2, 11 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन द टूर्नामेंट, टोटल कितने गेम होंगे, टोटल कितने गेम होंगे। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट हो गए 13, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, अब ये प्लेयर मेरे पास कितने हैं, 13, और हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर से 2 मैच खेल रहा है। तो पहले 13 में से 2 प्लेयर की कितनी डिफरेंट टीम बना सकते हैं, 13C2। और हर प्लेयर के बीच मैच कितने हो रहे हैं, 2। तो 13C2 कितना होगा, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 2। तो 13 इंटू 12, 13 टू जा 26, 2 कैरी, 13 बन जा 13 और 2 15।
तो 13 प्लेयर्स हैं और उनके मैच कितने हो रहे हैं? 156। 13 प्लेयर्स हैं और उनके बीच मैच कितने हो रहे हैं? 156। ये आया भाई आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, मतलब ग्रुप फोटो खींचना है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी seated if 2 girls are together and the other 2 are also together but separate from the first 2। यार ये तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हम लोगों ने पीछे किया था। 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, इनको एक साथ एक लाइन पर बिठाना है। कंडीशन क्या है? 2 गर्ल्स एक साथ हो, बाकी बची 2 एक साथ हो, लेकिन ये दोनों पैकेट जो है गर्ल्स के वो डिफरेंट हो। तो जो अभी क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम ही है। वैसे तो मन कर रहा आपको होमवर्क दे दिया जाए, लेकिन वही है फिर डिस्कशन कैसे करूंगा मैं। तो देखिए वॉइस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहले क्या काम करिए, थोड़े थोड़े गैप पर वॉइस को बिठा लीजिए। थोड़े थोड़े गैप पे क्या करिए, वॉइस को बिठा लीजिए। B1 B2 B3 B4 और B5। तो नंबर ऑफ वेज, 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 5। ठीक है ना। अब गर्ल्स अपने पास 4 हैं और 2 गर्ल्स को एक साथ बिठाना है, बाकी बच्ची को 2 को एक साथ। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ग्रुपिंग मेथड। 4 को 2 2 के 2 पैकेट में डिवाइड करना है। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, मतलब आई थिंक बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन बन गया। इतने तरह से हमने पैकेट बना लिए। मान लिया कि G1 G2, इस पैकेट में G1 G2 है, इस पैकेट में G3 और G4 है। अब इन 2 पैकेट को इन ब्लैंक बॉक्सेस पे डालना है ना। हाउ मेनी ब्लैंक बॉक्सेस आर देयर? आई थिंक 6 होने चाहिए क्योंकि 5 बॉयज हैं। 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 में से उन 2 स्पॉट को सिलेक्ट करो जहाँ पर इन पैकेट्स को डालना चाहते हो। मान लो मैंने एक स्पॉट ये पिक किया, एक स्पॉट ये पिक किया। ये तो हमने स्पॉट सेलेक्ट किया है। अब पैकेट डिफरेंट है, मैटर करेगा कौन सा पैकेट किस स्पॉट पे आ रहा है। इनटू फैक्टोरियल 2, सही है ना। तो अब मान लिया ये पैकेट इधर आ गया, ये पैकेट इधर आ गया। जब लेकिन जब ये पैकेट इधर आएगा तो G1 G2 और G2 G1 इनका इंटरनल ऑर्डर नहीं, अगर इधर अंदर चेयर लगा दी जाए तो ये पैकेट कितने तरह से अरेंज होगा? फैक्टोरियल 2। ये दोनों भी कितने तरह से अपना इंटरनल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2। तो 2 2 2, आई थिंक ये तीनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 5 होगा 120, फैक्टोरियल 4 होता है 24 और 6C2 होता है 15, है ना। तो 120 इंटू 24 इंटू 15 कितना होता है? 24 5 ज़ा 120, 360 हो जाएगा आई थिंक, अगर मैं सही बोलता हूँ तो। आप ये सब देख लेना यार। 0 0, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 7 करिए, 12 6 जा 36, 36 और 7 43। अब वो सब देख लेना यार, ये क्या है भाई। 43200 120 हो गया, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 24, 6C2 हो गया 15। आई थिंक अभी तक सही किया है। ये 36000 अलग कर दिया। और ऐसा भी कर सकते थे हम 144, 12 3 जा 144 इंटू 3, तो 150 इंटू 3 कितना होगा? 450 और 6 3 जा 18। आई थिंक बिल्कुल सही किया है। 43,200। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। देखिए भाई क्या बोल रहा है इसमें। An examination paper consists of 12 questions divided into part A and part B। एक पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चंस है और इस पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। टोटल 12 है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. तो देखिएगा जरा, समझिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, मैं समझाता हूँ क्या मिस्टेक करते हैं। ये हमारा पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस हैं? 7। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस हैं? 5। हमें टोटल मिला के क्वेश्चन सॉल्व कितने करने हैं? कहाँ गया? हाँ, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। सॉल्व कितने क्वेश्चंस करने हैं अपने को? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। सिलेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम ईच सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो इससे भी 3 करना है, इससे भी 3 करना है, कम से कम मिनिमम 3 करना है। तो बताइए कितने डिफरेंट तरह से हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो हमारे क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, मिस्टर एक्स और मिस वाई। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है, दोनों का क्या कहना है जरा देखिएगा। मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स कहते हैं कि सर कम से कम 3 करने इससे, कम से कम 3 करने इससे। तो एक तरीका हो गया कि पहले सेक्शन से अपन 3 करें, दूसरे से 5 के पांचों का लेकर टोटल मिला के 8 करने थे, दोनों से मिनिमम 3 था। दूसरा केस, पहले से 4 क्वेश्चन कर ले, दूसरे से भी 4 कर ले। तीसरा केस, पहले से 5 क्वेश्चन कर ले और दूसरे से 3 क्वेश्चन। यह मिस्टर एक्स का सोल्यूशन था। नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 3, 7C3। सेकेंड सेक्शन 5 है, 5 में से 5, 5C5। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, पहले सेक्शन से 4 कर लें, 7C4, और 5 में से 4 कर लें, 5C4। पहले में से 5 कर लें, 7C5, और दूसरे में से 3 कर लें, 5C3। ये आंसर आएगा मिस्टर एक्स का। ये आंसर मिस्टर एक्स ने दिया है। अभी बस आपको ये देखना है कि भाई क्या क्या है, मिस्टर एक्स ने क्या दिया है, मिस वाई ने क्या दिया है, और सही कौन है, गलत कौन है, क्या गलती हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, ये तो मिस्टर एक्स का सोल्यूशन है। अब हम बात करते हैं मिस वाई का सोल्यूशन। मिस वाई ने इस क्वेश्चन को एक अलग अंदाज में सॉल्व किया। उन्होंने इस कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्होंने कहा हर सेक्शन से 3 और 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, इससे भी 3 कंपलसरी है, इससे भी 3 कंपलसरी है। भाई टोटल हमें कितने करने? 8 क्वेश्चन। कंपलसरी वाले पार्ट कौन से हो गए? 3 इससे, 3 इससे। नंबर ऑफ वेज 3 इसमें से कर लिया। पहले सेक्शन में से 3 क्वेश्चन, 7 में से 3 क्वेश्चन कितने तरह से कर सकते हैं? 7C3। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन से कितने तरह से कर सकते हैं? 5C3। कंपलसरी पार्ट कर लिया, पहले से 3 कर लिए, दूसरे से 3 कर लिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया। बचे कितने क्वेश्चन? 2 बचे हैं। अब बाकी बचे जो 2 क्वेश्चन है वो मेरी चॉइस है, मैं यहां से कर लूँ चाहे यहां से कर लूँ, मतलब टोटल में से कोई भी 2 कर लूँ, ऐसा मेरा नहीं, मिस वाई का मानना है। तो हमने 3 कर लिए, तो इधर कितने बचे? 4। इधर से 3 कर लिए, इधर कितने बचे? 2, यानी 6 बच गए। तो उनका 6 में से कोई भी 2 कर ले। ये मिस वाई की अप्रोच है। ये मिस्टर एक्स का आंसर है और ये मिस वाई का आंसर है। आपको बताना है इनमें से सही कौन है, गलत कौन है ना। हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो। ये आपको चेक करना है। आपको रेस्पॉन्स देना है कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है ना बच्चों। तो ये बताना था यार। वैसे तो ये लाइव क्लास में डिस्कस करता तो बहुत उसकी बात ही अलग होती है यार। लाइन से तुम लोग के रेस्पॉन्स आते हैं कि सर मिस्टर एक्स सही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मिस वाई सही है, मेरा वोट मिस्टर एक्स को, मेरा वोट मिस वाई को।
लेकिन बात आप किसको वोट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ, है ना। मेरा कहना है कि मिस वाई गलत है, मिस्टर एक्स ने तो कोई गलती की नहीं यार, उसने डिफेंसिव गेम खेला, 3 इधर से 5 इधर से 4 इधर से 4 इधर से 5 इधर से 3 इधर से, और लंबा चौड़ा आंसर निकाला है, कोई उसने रिस्क नहीं लिया। मिस वाई ने सोचा कि थोड़ा एलिगेंट सोल्यूशन लिखा जाए, कि कम से कम 3 यहाँ से, कम से कम 3 यहाँ से, तो 3 इधर से कर लिए, 3 इधर से कर लिए, और जो बचे हुए 2 हैं वो कोई भी कर ले, बच्चों 6 में से 2। तो अब मैं कहूंगा इस आंसर में रेपिटेशन होगी, यहाँ से आंसर ऊपर वाले आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। रेपिटेशन कैसे होगी जरा देखिएगा। मान लीजिए कि ये जो 7 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये जो 5 क्वेश्चन है वो 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्वेश्चन है ना। तो मान लीजिए कि जो हमारी पहली काउंटिंग थी, इसमें मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और सेक्शन बी से हमने क्या कर लिया है, 8वां, 9वां, 10वां, पहले हमने ये कर लिया, सेक्शन ए से ये 3 कर लिए, सेक्शन बी से ये 2 कर लिए, 3 इधर से 3 इधर से। अब बाद में जो 2 बचे हुए हैं वो हमने इधर से चौथा और 5वां किया, क्योंकि बाद में जो बच जाते हैं उसमें से हम कोई भी 2 करते हैं। तो ये एक मैनर हो गया सॉल्व करने का पेपर, है ना। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए मैंने पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व किए होते 1, 4 और 5, सेक्शन ए से हमने ये वाले 3 क्वेश्चन किए होते कंपलसरी में, सेक्शन बी से हमने 8, 9 और 10 किया होता, सेक्शन ए से ये वाले 3, सेक्शन बी से ये वाले 3। अब जो बच गए हैं उनमें से कोई 2 और चाहिए, तो कोई 2 जो ऊपर छोड़ दिए थे वो ये कर लिए, वो ये कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये पेपर सॉल्व करने का मैनर और ये पेपर सॉल्व करने का मैनर सेम है या डिफरेंट है। मिस वाई कहते हैं ये 2 मैनर हैं, जबकि ये 2 मैनर नहीं है मेरे भाई। सेक्शन ए से यही 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो जो ये वाले 5 हैं, और सेक्शन बी में यही 3 आपने इधर के, यही 3 यहाँ पे किए हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये आइडेंटिकल, मिस वाई ने इसको डिफरेंट माना, इसलिए अप्रोच ऑफ मिस वाई इज रॉन्ग। समझ गए ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ज्यादा एलिगेंट बनने के चक्कर में मत रहिएगा। मिस्टर एक्स बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 6 हॉर्सेस बी सेलेक्टेड आउट ऑफ a stud of 16? In how many ways can a team of 6 horses be selected out of a stud of 16, so that there shall always be 3 out of A, B, C, A dash, B dash, C dash? मतलब 16 हॉर्सेस में से मेरे को 6 हॉर्सेस सेलेक्ट करने हैं, अंडर द कंडीशन दैट कि इन 6 में से 3 तो चाहिए चाहिए। देयर शैल ऑलवेज बी 3 आउट ऑफ दिस 6, मतलब इन 6 में से 3 तो हमें लेने ही लेने हैं, बट नेवर दिस एंड दिस टुगेदर। मतलब 6 में से 3 तो लेना है, लेकिन ए डैश साथ साथ नहीं ले सकते, बी डैश साथ साथ नहीं ले सकते, सी डैश साथ साथ नहीं ले सकते। 16 हॉर्सेस में से 6 हॉर्सेस चाहिए, जिनमें ये 6 स्पेशल कैटेगरी के हैं। इन स्पेशल कैटेगरी में से 3 चाहिए, लेकिन ए डैश, मान लीजिए ए बी सी घोड़ा है और ए डैश बी डैश सी डैश घोड़ी है, तो घोड़ा और घोड़ी दोनों एक साथ नहीं चाहिए, घोड़ा और घोड़ी नहीं चाहिए, दोनों एक साथ नहीं, इधर घोड़ा ले लो या फिर घोड़ी ले लो, यानी जो घोड़ा है उसके करस्पॉन्डिंग घोड़ी को नहीं लेना है। समझ गया ना, जैसे कुछ हम लोग करते हैं ना हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ को साथ साथ नहीं लेना है। तो वही क्वेश्चन है यार। आइए भाई गेम को स्टार्ट किया जाए। तो 16 हॉर्सेस हैं, जिनमें 10 तो नॉर्मल केस वाले हॉर्स हैं जिन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 जो हॉर्सेस हैं वो स्पेशल केस है, ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, है ना। टोटल भाई 10 सिंपल हॉर्सेस हैं, 6 स्पेशल केस हैं। हमको क्या चाहिए, इन 6 स्पेशल में से 3 चाहिए, इन 6 में से 3 चाहिए, और इन 10 में से भी 3 चाहिए, इन 10 में से 3 चाहिए और इन 6 में से 3 चाहिए। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पर ए डैश साथ साथ नहीं हो, बी डैश साथ साथ नहीं हो, और सी डैश साथ साथ नहीं हो, पेयर नहीं बनना चाहिए।
ठीक है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि अगर पेयर नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि इन दो में से कोई एक लेना होगा, इन दो में से भी कोई एक लेना होगा, और इन दो में से भी कोई एक, क्योंकि कोई भी पेयर 6 में से 3 ही चाहिए और पेयर ना हो तो हर पेयर में से एक हो गया। तो नंबर ऑफ वेज, तो 10 में से कोई भी 3, 10 C3 से सेलेक्ट कर लेंगे, इधर तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, 10 C3 से ले लिए। अब इन दो में से कोई भी एक लेना था, 2C1, इन दो में से कोई भी एक 2C1, और इन दो में से भी कोई भी एक 2C1। तो 10C3 कितना होगा, 10 × 9 × 8 अपॉन 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, है ना। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 जा 96 into 10, which comes out to be 960, 960। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोला है, ड्यूरिंग a draw of lottery tickets varying numbers 1 2 3 up to 40, 6 tickets are drawn out and then arranged in the descending order of their numbers। 40 लॉटरी टिकट्स हैं और इन लॉटरी टिकट्स में से मैंने कितने सेलेक्ट करने हैं, 6 टिकट सेलेक्ट करने हैं, 6 टिकट सेलेक्ट करने हैं। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से। देखिए क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अ ड्रॉ ऑफ लॉटरी टिकट्स बियरिंग नंबर 1 2 3 अप टू 40, 6 टिकट्स आर ड्रॉन आउट एट रैंडम एंड देन अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर्स। मतलब हमने 40 टिकट्स में से 6 टिकट्स सेलेक्ट किए हैं और फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अरेंज कर दिया है। इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू हैव फोर्थ टिकट बियरिंग नंबर 25। क्या ऐसे कितने डिफरेंट मैनर्स होंगे जिसमें फोर्थ नंबर की जो टिकट आ रही है वो 25 हो, फोर्थ नंबर वाली टिकट क्या हो, 25। तो हमने क्या किया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, 40 39 38 26 25 24 23 3 2 1। मतलब ये अपने पास 40 टिकट्स हैं और इनमें से मुझे टिकट सिलेक्ट कितनी करनी है, 6 टिकट्स। कितनी टिकट सिलेक्ट करनी, 6। और मैं चाहता क्या हूँ, ये हमारी फोर्थ नंबर की टिकट, हमने टिकट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ये हमारी फोर्थ टिकट होनी चाहिए। दिस मस्ट बी द फोर्थ टिकट। अब अगर ये फोर्थ टिकट है तो इट मीन्स दैट कि इधर की जो 15 टिकट्स हैं इनमें से कितनी चाहिए होंगी, 3 टिकट्स। पहली 3 टिकट इधर से आए, फोर्थ ये हो ही गई, और बाकी बचे 24 में से 2 टिकट्स यहाँ से आनी चाहिए। देख लो, क्वेश्चन बोला गया कि फोर्थ टिकट हमारी क्या हो, 25। तो ये तो 25 हो ही गई, 3 यहाँ से चाहिए, 2 यहाँ से चाहिए, है ना। नंबर ऑफ वेज, तो 3 यहाँ से चाहिए, तो ये कितनी टिकट्स है अपने पास, आई थिंक 15 है। हाँ, 15 में से कोई भी 3, ये तो लेनी लेनी थी, इसको लेने का एक तरीका हो गया। चौथी टिकट ये आ गई,
और इसका मतलब बाद वाली दो जो है इधर से, ये कितनी बचेंगी? 24 टिकट्स बचेंगी। 24 में से कोई भी दो इंटू 24 C2। ठीक है ना? 15 C3 इंटू 1 इंटू 24 C2। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन बॉम्बे हैज टू सेंड 10 क्लर्क्स टू 5 डिफरेंट कंपनीज, 2 clerks in each. A firm of chartered accountant in Bombay has to send 10 clerks to 5 different companies, 2 clerks in each. 2 of the companies are in Bombay and the others are outside. 2 of the clerks prefer to work in Bombay while 3 others prefer to work outside. एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? चार्टेड अकाउंटेंट की एक फर्म है, उनको जो कि बॉम्बे में है, 10 क्लर्क्स को भेजना है 5 कंपनी में। 5 कंपनी है, उसमें हमें 10 क्लर्क चाहिए। हर कंपनी में कितने क्लर्क की जरूरत है? 2, 2 क्लर्क्स इन ईच। 2 ऑफ द कंपनीज आर इन बॉम्बे, बॉम्बे में 2 कंपनी है, एंड द अदर्स आर आउटसाइड, मतलब 2 कंपनी बॉम्बे में, 3 आउटसाइड, मान लो पुणे में है। बॉम्बे में कितनी कंपनीज हैं? 2। और अदर मतलब पुणे ले लो यार, बैंगलोर ले लो, एक ही बात है। बॉम्बे में 2 कंपनी है, C1 C2, और पुणे में 3 कंपनी है, C3 C4 C5। तो इसका मतलब बॉम्बे में हमें 4 लोग चाहिए, पुणे में हमें 6 लोग चाहिए। अच्छा, 2 बॉम्बे में कंपनी, 3 जो है पुणे में है। 2 ऑफ द क्लर्क्स प्रेफर टू वर्क इन बॉम्बे, तो 10 क्लर्क थे, तो ए और बी ने अपनी प्रेफरेंस दे दी कि सर मैं तो बॉम्बे में ही रहता हूँ, तो बेटर रहेगा कि मेरे को जॉब बॉम्बे में ही मिल जाए, जॉब भी करते रहेंगे, पेरेंट्स की देखभाल भी हम ही को करनी है सर, तो हमको बॉम्बे में प्लीज़ सर जॉब दिलाइएगा। ठीक है भाई, ए और बी को हमें बॉम्बे भेजना है। 2 clerks prefer to work in Bombay while 3 others prefer to work outside। बाकी 3 जो थे, सी, डी और ई, ये पुणे के रहने वाले थे, इनको भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, तो इन्होंने कहा सर मुझे पुणे में जॉब कीजिए। इन 3 को पुणे भेजना है। 2 ने बोला कि सर मुझे बॉम्बे में जॉब चाहिए, 3 ने बोला सर मुझे पुणे में चाहिए। बच गए 5। 5 ने कहा सर जॉब मिलनी चाहिए, कहीं भी जॉब करने को तैयार है, पैसा आना चाहिए सर। समझ गए? पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है, तो अब पैसा चाहिए। ठीक है भाई, ABCDE बच गए 5, और कौन कौन से? FGHIJ, ये 5 बच गए। तो अब बॉम्बे में कंपनी है 2, तो यहाँ पर मुझे कितने लोग की रिक्वायरमेंट है? 4 लोग की। पुणे में कंपनी 3 है, हर कंपनी में 2 लोग, यानी पुणे में मेरे को कितने लोग की रिक्वायरमेंट है? 6। तो 3 ने तो बोल ही दिया कि सर मुझे यहाँ भेजना है, इनको यहाँ भेजना है। इन्होंने बोला भी इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी मेड इफ द प्रेफरेंसेस आर टू बी सेटिस्फाइड, मतलब जिसने जो प्रेफरेंस दी है उसको अगर ओके कर दिया जाए, मान लिया जाए इन बच्चों की बात, तो हम कितने तरह से इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 को तो यहाँ भेजेंगे, 2 को यहाँ पर। अब ये जो बचे हुए 5 लोग हैं, इन 5 में से 3 तो इधर जाएंगे, और बचे हुए 2 किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये जो 5 है ना, इनको 3 और 2 के 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, कि 5 में से 3 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहले क्या करो, 5 को 2 और 3 के 2 टीम में तोड़ना, भाई ग्रुपिंग मेथड। 5 को 2 और 3 के 2 ग्रुप में तोड़ना इक्विवेलेंट होता है 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना, या फिर 5 में से कोई भी 3, 5C2 बोले या फिर 5C3, एक ही बात होती है। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो 5 बचे हुए लोग हैं, इनमें से कौन से 2 इधर जा रहे हैं, कौन से 3 इधर जा रहे हैं, ये डिसाइड करो पहले। तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, मान लो F और G सेलेक्ट किया, तो वो इधर आ गए, 3 जो बचे वो इधर आ गए। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन हो गए? AB और FG यहाँ हो गए, और ये 6 लोग इधर हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कंपनी है 2, लोग हैं 4, एक कंपनी में 2 लोग चाहिए। तो बॉम्बे में हमारे पास 4 लोग हैं, एक कंपनी में 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बॉम्बे में 4 लोग के 2 2 के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे,
उन्हें 2 डिफरेंट कंपनी में भेजना है, और पुणे में 3 कंपनी यानी 6 लोग हैं, लेकिन एक कंपनी में 2 चाहिए। मैटर करेगा कौन से 2 किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, है ना। आप बोलोगे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आईआईटीएन है, आईआईटी से पास आउट है। नहीं मेरे भाई, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। गिव रिस्पेक्ट एंड देन गेट रिस्पेक्ट। 5c2 इंटू 4 को 2 2 के 2 ग्रुप में डिवाइड करो, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। अब 4 के 2 2 के पैकेट बना लिए। अब इन पैकेट्स को मुझे 2 कंपनी में भेजना है, और पैकेट डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट है। मैटर करेगा कौन से 2 किस कंपनी में जा रहे हैं, तो इनटू फैक्टोरियल 2 करना मत भूलना। यहाँ पर पार्टीशन भी है और पार्टीशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ग्रुपिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 6 लोग थे, तो 6 के पहले 2 2 के ग्रुप बना लो, फिर उन ग्रुप को 3 डिफरेंट कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि कंपनी डिफरेंट है, पैकेट डिफरेंट है। मैटर करेगा कौन सा पैकेट किस कंपनी में जा रहा है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, है ना। और इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ये आंसर आएगा। अब यार ये देख लेना यार, कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं मेरे बस की है ये, फिर भी एक अटेम्प्ट लगा ही लेता हूँ। 5c2 10 हो गया। ये कितना होता है, 24 होता है। 24/4 6 हो गया, ये तो इजी दिख रहा है। और ये फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 होता है। और ये होता है 8 8 9 जा 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54 होता है, इंटू 0 0 100। चेक कर लेना यार कैलकुलेशन, आई थिंक गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गेम ये वाला था इंपॉर्टेंट, ये जो बचे हुए 5 पर से यहाँ से स्टार्ट करें तो, और बाकी ग्रुपिंग ग्रुपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, डिफाइन अ गुड वर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट कंसिस्ट ओनली द लेटर्स ए बी एंड सी। कह रहे गुड वर्ड जो है लेटर्स का एक सीक्वेंस है, जिनमें लेटर्स हमने कौन से यूज कर रहे हैं, ए बी एंड सी। 3 लेटर ए बी सी यूज करके वर्ड्स बना रहे हैं। एंड इन विच ए नेवर इमीडिएटली फॉलोड बाई बी, ए के जस्ट बाद में बी नहीं आना चाहिए। बी इज नेवर इमीडिएटली फॉलोड बाई सी, बी के जस्ट बाद में सी नहीं आना चाहिए। एंड सी इज नेवर इमीडिएटली फॉलोड बाई ए के बाद बी ना हो, बी के बाद सी ना हो, सी के बाद ए ना हो, ये बोला गया है। इफ द नंबर ऑफ एन लेटर गुड वर्ड्स आर 384, कह रहे एन लेटर के गुड वर्ड अगर 384 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताओ। डिफाइन अ गुड वर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर दैट कंसिस्ट ओनली द लेटर्स ए बी एंड सी। ठीक है भाई, एन लेटर का गुड वर्ड बनाना है तो भाई बना देते हैं। एन ब्लैंक बॉक्सेस बना दीजिए। लेटर्स कौन कौन से यूज करने हैं मेरे को, ए बी और सी। कंडीशन क्या है, ए के जस्ट बाद में बी नहीं आना चाहिए, बी के जस्ट बाद में सी नहीं आना चाहिए, और सी के जस्ट बाद ए नहीं आना चाहिए। यानी हर एक लेटर का एक एंटी लेटर है जो उसको पसंद नहीं है। चलिए भाई गेम स्टार्ट करते हैं। पहले बॉक्स की बात करें, पहले बॉक्स पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम ए बी सी 3 में से कोई एक लेटर डाल सकते हैं, कोई भी एक लेटर, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पर ए डाला है, तो जब ए डाला है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, ए के बाद बी नहीं आएगा, तो फिर इस बॉक्स को 2 मैनर से फिल कर सकते हैं, है ना। फिर इसका भी एक जो भी लेटर आए, और सी होगा तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, बी होगा तो यहाँ पर सी नहीं आएगा। तो नहीं, अब पहले बॉक्स को फिल करने के बाद हर बॉक्स को फिल करने के मैनर्स कितने होंगे, 2, क्योंकि हर एक बॉक्स पर एक लेटर अलाउड नहीं होगा, है ना। टोटल कितने लेटर्स थे, एन। पहले बॉक्स के 3 मैनर्स है, बाकी हर बॉक्स को फिल करने के 2 2 2 मैनर्स है। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ गुड वर्ड्स, नंबर ऑफ गुड वर्ड्स कितने आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो इतने आएंगे 3 इंटू 2 की पावर n-1। मेरे हिसाब से तो इतने आ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ये गुड वर्ड्स कितने हैं, 384। करे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताओ, तो 3 से डिवाइड दे दो यार।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 24, 3 8 जा 24। तो 2 की पावर n माइनस 128 को हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू अगर 7 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 8। 8 आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है? कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट दिस so that they form a GP. Okay, find the number of ways in which 3 distinct numbers can be selected from the set this। मतलब एक सेट दे रखा है 3 पावर 1 3 स्क्वायर 3 क्यू 3 पावर 100 3 पावर 101, है ना। एक सेट दे रखा है और इस सेट में से मेरे को क्या करना है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट वो जीपी में हो। तो यार अगर नंबर जीपी में चाहिए तो इक्विवेलेंट होगा कि अगर मैं इनके एक्सपोनेंट्स से एक सेट बना लूं। अगर पावर एपी में है तो नंबर अपने आप जीपी में आ जाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3 नंबर सेलेक्ट करने और नंबर्स कितने होने चाहिए, एपी में। अब 3 नंबर्स एपी में हो तो कंडीशन ए बी सी, अगर एपी में हो तो कंडीशन होती है ना ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b। ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या हुआ, 2b। 3 नंबर एपी में चाहिए तो उनका मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब बी कोई भी इंटीजर, तो ये नंबर कैसा हो गया, इवन। तो 2 नंबर का सम इवन चाहिए, यानी अल्टीमेटली कंडीशन क्या हुई। अब इसको यार अलग अलग तरह से निकालते हैं कुछ लोग कहेंगे 1 कॉमन डिफरेंस की एपी बनाओ, 2 कॉमन डिफरेंस की बनाओ, अपने अपने तरीके हैं यार। 1 कॉमन डिफरेंस की कितनी होंगी, 2 वाली कितनी होंगी, 3 वाली कितनी होंगी, 50 कॉमन डिफरेंस की कितनी होंगी, वैसे भी कर सकते हो। या फिर ऐसे सीधा यहाँ से गेम स्टार्ट करो। अगर 3 नंबर एपी में कंडीशन ये हो गई तो ये नंबर इवन हुआ। अब 2 नंबर का सम इवन कब होता है, जब दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो। तो इसमें अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर लें, इसमें ऑड वाले अलग कर ले, 135 99 और 101, ये 51 ऑड नंबर्स हो गए, है ना। और इसमें इवन अलग कर लें, 2 4 6 98 और 100, ये 50 इवन नंबर हो गए। तो अगर मुझे 2 नंबर का सम इवन चाहिए तो या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, है ना। नंबर ऑफ वेज, तो 51 में से कोई भी 2 ले ले, यानी इनमें से कोई भी 2 ले ले, सम इवन आ जाएगा। या फिर इनमें से भी कोई 2 ले लें। ये जॉब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक शॉर्ट अप्रोच है। 51 C2 कितना होगा, 51 इंटू 50/2। 50 C2 कितना हो, 50 इंटू 49/2। तो बाई 2 तो ले लिया हमने एलसीएम, और आई थिंक बेटर रहेगा 50 भी एलसीएम ले लिया, 50 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आई थिंक ये तो बहुत प्यारी चीज़ बन गई यार। 49 इसका 1 इधर कैरी कर दो, 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100। 50 इंटू 100/2, वाओ। 50 इंटू 50, 2500। 2500 देख लो यार एक बार तुम लोग, 2500। ठीक है, चलिए भाई। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ग्रिड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। तो एक प्रॉब्लम वाली भी डाली है। डिटरमिन द नंबर ऑफ पास फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट 9,9, 0,0 से हमें 9,9 तक जाना है इन द कार्टेशियन प्लेन which never pass through the point 5,5 in pass consisting only of the steps going 1 unit north and 1 unit east। मतलब वही है कि यार ऐसे चलना है, हर स्टेप में हमारा या तो x कोऑर्डिनेट 1 यूनिट बढ़े, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना है, फिर पॉजिटिव y डायरेक्शन में चलना है। और जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 से 9,9 तक। तो यानी 10 हॉरिजॉन्टल लाइन और 10 वर्टिकल लाइन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये 10 बाई 9 0,0 से 9,9 ये 0,0 है। इस स्पॉट से मुझे कहाँ जाना है? 9,9 तक जाना है। कंडीशन क्या है? विच नेवर पास थ्रू द पॉइंट 5,5 1 2 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 यानी इस जंक्शन को यूज नहीं करना। आप ये मान लीजिए कि ग्रिड यहाँ पे तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो इस जंक्शन को पास नहीं करना है। यानी मुझे ओ से ए तक जाना है, लेकिन इस जंक्शन को यूज नहीं करना, बाया पी नहीं जाना है। तो पहले क्या करेंगे, ओ से ए जाने तक सारे मेथड निकाल लेंगे और इनमें से वो केस सबट्रैक्ट कर देंगे जिसमें पी जंक्शन को यूज करके हम ट्रेवल कर रहे थे। नंबर ऑफ वेज। तो अगर हमें ओ से ए तक जाना है, यानी हमें एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना 9 का, वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस है 9 का, यानी टोटल मिला के कितने ब्लॉक्स ट्रेवल करने 18, जिनमें से 9 हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट हो गए और 9 वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट। तो 18 ब्लॉक्स अरेंज करना है जिसमें 9 हॉरिजॉन्टल हैं 9 वर्टिकल हैं। तो ओ से ए तक जाने के टोटल मेथड आ गए, यानी 9H और 9V को एक लाइन में, 9H, H मतलब हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, B मतलब वर्टिकल ब्लॉक, 9H 9V को एक लाइन में कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, इतने तरह से, और हर एक अरेंजमेंट एक रूट प्रोवाइड करेगा O से A तक जाने का। लेकिन अब इसमें से मुझे वो केस सबट्रैक्ट करने हैं जिसमें हम इस जंक्शन को यूज करके जा रहे हैं, यानी अब एक ये वाला पाथ रिजेक्ट करेंगे, O से P, P से A। तो पहले O से P जाओ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका 5 है, इसका 0 है, ये 5 है, तो टोटल कितने ब्लॉक ट्रेवल करने हैं? 5 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, 5 वर्टिकल ब्लॉक, यानी टोटल मिला के 10 ब्लॉक, जिनमें 5 H है और 5 B है, वर्टिकल है। तो O से P पहुंच गए। अब P से जब A जाएंगे हम, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 का है, वाई का भी डिफरेंस 4 का है, यानी टोटल 8 ब्लॉक ट्रेवल करने हैं। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये टोटल मेथड आ जाएंगे अपने पास। ठीक है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ कमेटी ऑफ 5 इज टू चोजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल। 9 लोगों में से 5 लोग की एक कमेटी हमें सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फॉर्म्ड इफ टू पर्टिकुलर पर्संस ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल। 9 लोगों में से मेरे को 5 लोग की कमेटी सेलेक्ट करनी है, जिनमें से 2 लोग की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों ने कहा या तो सर हम दोनों इस कमेटी में आएंगे या फिर दोनों नहीं आएंगे, दोनों ही होंगे या फिर दोनों नहीं होंगे। एंड 2 अदर पर्टिकुलर पर्सन्स, बाकी 2 जो और लोग हैं उनके पिछले दिन लड़ाई हो गई थी, उनके बीच कोई स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, तो बाकी 2 ने कहा कि सर हम दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे, अगर मैं आऊंगा तो इसको नहीं लेना और ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा।
दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ए और बी ने भाई साहब कहा कि सर या तो दोनों को लो या दोनों को छोड़ दो, जय और बीरू वाली दोस्ती इनके बीच। सी और डी ने कहा है कि सर हम लोग आपस में इकट्ठे तो काम कर ही नहीं सकते सर, सी को लो तो डी को छोड़ो, डी को लो सी को छोड़ दो, चाहे दोनों को छोड़ो, दोनों को इकट्ठा नहीं लेना है ना। बाकी जो हमारे स्टूडेंट है टोटल कितने थे, 9, इन दोनों ने बोला साथ साथ करेंगे छोड़ देंगे, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। बाकी ये जो 5 लोग है ई एफ जी एच आई, ये 5 बोले कि सर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपका मन सर जो चाहो आप करो। तो 9 में से मेरे को 5 चाहिए, इनकी कंडीशन अलग है, इनकी कंडीशन अलग है। तो हम इस प्रॉब्लम को दो केस बना के सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, पहले बताओ इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने कहा सर या तो दोनों को लो या दोनों को छोड़ दो। केस फर्स्ट, ए बी इंक्लूडेड, ए बी इंक्लूडेड, नंबर ऑफ वेज, 9 में से मेरे को कितने चाहिए थे, 9 में से मेरे को चाहिए थे 5, ए और बी दोनों को ले लिया, यानी अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से मेरे को 3 चाहिए, इन 7 में से मेरे को 3 चाहिए, लेकिन कंडीशन ये दोनों इकट्ठे नहीं लेना है। तो मैंने कहा भूल जाओ यार, तुम तो 7 में से कोई भी 3 ले लो, 7 में से कोई भी 3 ले लो और बोके सेपरेट कर देना जब इन दो को इंक्लूड करते हुए आपने 3 लिए हैं। तो बोके सेपरेट करो जब इन दो को इंक्लूड करते 3 लिए, तो यानी इन दो को ले लिया है ना, 2 तो ये हो गया। अब इन 5 में से कोई एक और, 7c3 माइनस 5c1, 7c3 कितना होता है, 7 5 35 होता है, -5 मतलब 30, 30 आ जाएगा। ये वो केस है जब ए बी इंक्लूडेड है। केस सेकंड, ए बी एक्सक्लूडेड, जब ए और बी मैं एक्सक्लूड कर इनको नहीं ले रहा, इन्होंने कहा था सर या तो दोनों आएंगे या फिर दोनों नहीं आएंगे, अब की बोला तुम लोग निकलो यार यहाँ से। नंबर ऑफ वेज, यानी अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इन 7 में से 5 चाहिए, इन 7 में से 5, लेकिन इनमें स्पीकिंग टर्म्स नहीं है सी और डी में। मैंने कहा भूल जाओ यार, तुम लोग मेरी क्लास में बैठो, जो मेरा मन होगा वो मैं लूंगा, 7 में से 5 ले लो यार, ले लिया गया। लेकिन अब इनमें वो केस हटाने पड़ जाएंगे जब इन दो को इंक्लूड करते हुए 5 ले रहे हैं। तो इन दो को इंक्लूड करने का मतलब है अब मुझे इन 5 में से कितने चाहिए होंगे, 3, 5c3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर आ रही है। 7c5 का मतलब होता है 7c2 माइनस 5c2, 7c2 को मैं बोलता हूँ 21, 7 6 42, 5c2 को बोलता हूँ 10, तो 21 माइनस 10 को मैं बोलूंगा 11, तो 30 मैनर ये 11 ये, तो टोटल कितने आएंगे, 30 plus 11 that is 41, and the answer to this question is Agra, A for Agra, 41 वेद हो गए। सही है क्या, चलिए भाई आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द ग्रिड शोन विच आर नॉट स्क्वायर्स, यानी ये जो ग्रिड दे रखी है, ये जो ग्रिड है इसमें ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे विच आर नॉट स्क्वायर्स, मतलब रेक्टेंगल तो हो लेकिन स्क्वायर ना हो, है ना। आप जानते हैं एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर को तो मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इस ग्रिड में पहले रेक्टेंगल्स निकाल लेते हैं और फिर स्क्वायर्स निकाल लेंगे और फिर रेक्टेंगल में से स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर देखो ये अगर मुझे रेक्टेंगल बनाने हैं, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेंगी और 2 वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5, 5 हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे इस ग्रिड में। ये मानते हुए कि हर स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं बोलूंगा एनी 2 लाइंस फ्रॉम दिस सेट एंड एनी 2 लाइंस फ्रॉम दिस सेट ऑलवेज मेक अ रेक्टेंगल, है ना। अब तुम ये समझना कि जैसे हमने 2 लाइन इधर ले ली और 2 इधर ले ली, तो सर ये तो स्क्वायर बन रहा है। अरे भाई स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है।
फोर साइड की कोई भी पिक्चर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, काइट हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, हम उसको क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो पेरेंटल नेम है। स्पेशल रूम टेम्परेचर पर उसका नाम कभी आप काइट बोल देते हैं, कभी रोम्बस बोलते हैं, कभी ट्रेपेजियम बोलते हैं, कभी रेक्टेंगल बोलते हैं, कभी स्क्वायर बोलते हैं, कभी काइट बोलते हैं, है ना। तो एनी टू साइड फ्रॉम दिस सेट 5C2 and any two side from this set always makes a rectangle। 5C2 होता है 10 और 7C2 होता है 21। तो 210 बनेंगे रेक्टेंगल, यानी इनमें से कुछ तो प्योर रेक्टेंगल होंगे और कुछ स्क्वायर्स भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। लेकिन इन्होंने कहा मुझे चाहिए रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर ना हो, यानी इस काउंटिंग में से मेरे को जो स्क्वायर बन रहा है वो हटाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अब जो नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो हम लोग साइज की बात करेंगे, किस साइज के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो पहले 1x1 का स्क्वायर, 2x2 का स्क्वायर, 3x3 और ज्यादा से ज्यादा 4x4। तो 1x1 का स्क्वायर बनाना है तो मैं बोलूंगा एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन फ्रॉम दिस सेट, कोई भी इस सेट से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन एंड एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन फ्रॉम दिस सेट ऑलवेज मेक अ स्क्वायर ऑफ साइज 1x1। तो इससे दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन चाहिए, कितने तरह से, 1 2 3 4, और इधर से दो कंसेक्यूटिव लाइन 1 2 3 4 5 6, 4 × 6, या तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा, बस केवल इसको मूव करो, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 1x1 के तो इतने स्क्वायर बनेंगे, 2x2 के देखो 2x2 चाहिए तो एनी थ्री कंसेक्यूटिव फ्रॉम दिस, 1 2 3, और एनी थ्री कंसेक्यूटिव फ्रॉम दिस, इन तीन में, इन तीन कंसेक्यूटिव लाइन को कितने तरह से, 1 2 3 4 5, जैसे ये एक हुआ यहाँ पर 1 2 3 4 5। कुछ लोग कहेंगे सर बस एक एक कम करते जाओ, 4 के नीचे 6। अब 3x3 का चाहिए तो चार कंसेक्यूटिव इधर से, चार कंसेक्यूटिव मतलब ये एक और एक दो, ठीक है। और इधर से चार कंसेक्यूटिव 1 2 3 4, एक ये सेट ले ले, दूसरा सेट ये ले ले, तीसरा सेट ये और चौथा सेट ये। तो देखो भाई चल रहा है, एक एक कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। 4x4 का 1 × 3, तो ये कितने बनेंगे 24, ये बनेंगे 15, ये 8 और ये 3, 8 और 3 11, और 15 और 11 हो गया 26, 26 और 24 हो गया 50। तो टोटल ये आ गया 50, यानी टोटल स्क्वायर बनेंगे 50 इस पिक्चर में और रेक्टेंगल बनेंगे 210। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर कितना होगा, 210 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा फिर से ए फॉर आगरा 160, 160। ठीक है, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 married couple are sitting in a room, find the number of ways in which 4 people can be selected so that they do not form a couple। मतलब 6 married couples हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, W1 W2 W3 W4 W5 W6। मेरे को कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, 4 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। चाहते क्या है, पेयर ना बने, पेयर ना बने, है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा इसका, अगर पेयर नहीं चाहिए तो मैं बोलूंगा यानी हर पेयर में से एक एक बंदा चाहिए होगा। तो पहले 6 पेयर में से वो वाले 4 पेयर सेलेक्ट कर लो जैसे एक एक बंदा चाहिए, 6 में से पहले वो 4 पेयर सेलेक्ट करो जिससे एक एक बंदा चाहिए, है ना। और मान लो कि वो 4 पेयर पहले 4 हैं, तो अब इन 4 में से मेरे को एक बंदा चाहिए, मैं हस्बैंड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वाइफ को भी। तो दो में से कोई भी एक 2C1, इनमें से भी दो में से एक 2C1, ये भी 2C1 2C1 है, 2C1 की पावर 4, 6C4 होता है 15 और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 15, 160 और 80, 160 और 80 240, हाँ 240। ठीक है भाई, दे फॉर्म एग्जैक्टली वन कपल, एग्जैक्टली वन कपल। 4 लोग चाहिए लेकिन एक पेयर हो,
तो पहले 6 में से वो एक पेयर सेलेक्ट कर लो, 6 C1। मान लो मैंने वो ये वाला पेयर ले लिया। अब मुझे 2 लोग और चाहिए लेकिन उनमें पेयर ना हो, तो अब बचे हुए 5 पेयर में से पहले वो 2 पेयर ले लो जिससे एक एक कैंडिडेट चाहिए, और 2 में से एक कैंडिडेट चाहिए, तो 2C1 का होल स्क्वायर। 6C1 6 हो गया, 5C2 10 होता है, और ये 4, 6 4 जा 24, 10 जा 240, 240। ठीक है ना। नेक्स्ट, दे फॉर्म एटलीस्ट वन कपल। एटलीस्ट वन कपल का मतलब होता है कि या तो एक कपल हो या फिर 2 कपल हो। तो इसका आंसर आएगा 240, एग्जैक्टली वन कपल 240। और दोनों कपल चाहिए, दोनों पेयर चाहिए, दोनों पेयर चाहिए, तो 6 में से कोई भी 2 पेयर सेलेक्ट कर लो। 6C2 कितना होता है, 15 होता है। 6 5 जा 30/2, ये 255 आंसर आ जाएगा इसका। दे फॉर्म एटमोस्ट वन कपल। एटमोस्ट वन कपल का मतलब या तो 0 कपल या फिर 1 कपल, यानी इसका मतलब ए का आंसर और बी का आंसर प्लस करना। एटमोस्ट वन का मतलब या तो एक भी पेयर ना बने या फिर एक ही पेयर बने। तो पहले पार्ट का आंसर क्या था, 240, और एग्जैक्टली एक पेयर का आंसर भी है 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 480, 480। चलिए भाई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। For each positive integer k, let sk denote the increasing arithmetic sequence of integer whose first term is 1 and whose common difference is k. For example, S3 is a sequence 1 4 7 10। मतलब sk का मतलब ये वाली अर्थमेटिक सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना k। फर्स्ट टर्म तो 1 है लेकिन कॉमन डिफरेंस k है। तो S3 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म तो 1 रहेगा लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये वाली सबस्क्रिप्ट। S3 का मतलब ये वाली AP। S5 का मतलब क्या आएगा, 1 6 11, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 5। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच sk कंटेन्स द टर्म 361। k की ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए 361 AP का एक टर्म बनेगा। तो लेट कर लिया, AP का nth टर्म 361 है। अगर 361 AP का टर्म तो कोई ना कोई टर्म होगा, और ये AP कैसी है, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n-1 इंटू डी, मतलब k लेट कर लो k। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 360 माइनस 1, मतलब k क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो 361 माइनस 1, 360 अपॉन n-1, 360 अपॉन n-1। तो 360 के डिवाइजर्स निकालने पड़ेंगे। 2 से डिवाइड दो 180, 2 से दो 90, 2 से दो 45, 3 से दो 15, फिर 3 से दो 5, 5 बन जा 5, है ना। 2 की पावर 3 यानी 360 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 अपॉन n-। अच्छा, ये क्वांटिटी होनी क्या चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब n-1 मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ 360। n-1 360 का डिवाइजर होना चाहिए, है ना। तो इसके कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं वो देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, मतलब ये इंटीजर बनने के लिए नंबर इसको डिवाइड करे, है ना। तो डिवाइजर्स कितने आएंगे, तो 3 + 1 4 पड़ा होगा ये, 2 + 1 इंटू 1 + 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 डिफरेंट एपी बना सकते हैं आप। डिफरेंट एपी मतलब 24 तरह से कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी 24 डिफरेंट एपी बनेंगी जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन डिफरेंस कुछ अलग अलग तरह से ले सकते हैं जिसमें 361 एक टर्म आएगा। चलिए भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 15 कैंडी बार्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम श्याम बिटवीन नहीं होगा, एमंग होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन हम यूज करते हैं 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं एमंग। ठीक है भाई, तो हमारे पास 15 कैंडी बार्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 15 कैंडी बार्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग राम श्याम घनश्याम एंड बलराम इफ राम कैन नॉट हैव मोर देन 5 कैंडी बार्स। राम को 5 से ज़्यादा ना मिले एंड श्याम मस्ट हैव एटलीस्ट 2। लेट कर लिया मैंने, राम को x दिया, श्याम को y, घनश्याम को z, और
राम, श्याम, घनश्याम और बलराम को यू 15 कैंडी बार्स देने हैं, है ना। राम को 5 से ज्यादा नहीं देने और श्याम को कम से कम 2 देने, श्याम को कम से कम 2। तो पहले गेम को श्याम से स्टार्ट करते हैं। इनको सबसे पहले 2 कैंडी बार पकड़ा दिए, ये नाराज ना हो। इनको तो 5 से ज्यादा नहीं चाहिए, इनका अपर लिमिट 5 है, इनका लोअर लिमिट 2 है, 2 से कम नहीं। तो सबसे पहले इनके फेस पे स्माइल चाहिए। इनको 2 कैंडी बार दे दिए मैंने। 13 नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? अब 13 कॉइन 4 बेगर, बेगर्स में था 13 कॉइन 4 बेगर, 3 इंट्रोड्यूस करो, 3 सेलेक्ट कर लो, 3 इंट्रोड्यूस करो, 3 सेलेक्ट कर लो, कितना आ गया? 16C3। लेकिन अब जब 13 को हमने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये जो 13 इसको मैंने क्या किया? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें ये भी तो आया होगा जब 13 में से 5 इसको मिला होगा, 6 मिला होगा, 10 मिला होगा, सारे के सारे इसको मिले होंगे। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर थोड़ा इफेक्टेड हो रही है कि इस पे अपर लिमिट लगी थी, 5 से ज्यादा नहीं देना है। समझ गए? तो अब इनमें से हम लोग कौन से केस सब्ट्रैक्ट करेंगे? इनमें से वो केस सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसको 5 से ज्यादा मिल रहा है। तो 5 से ज्यादा मतलब इसको मैंने 6 दे दिया, 6 इसमें से कम कर दो और, तो ये बचेगा 7, है ना। अब 7 कैंडी बार्स को इन 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 7 कैंडी बार्स को 4 बेगर में। तो 3 इंट्रोड्यूस करो, 3 सेलेक्ट कर लो। तो आंसर आएगा 16C3 माइनस 10C3, 16, 15, 14 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 3 5 जा 15, 2 7 जा 7 5 जा 35, 16 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 2 5 जा 3 3 जा 5 इंटू 8 इंटू 3, तो 5 इंटू 8 हमने ले लिया कॉमन, तो 2 7 जा 14 माइनस 5 इंटू 3 लिया था कॉमन 8, 14 माइनस 8 5 8 जा 40 इंटू 6 240। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। बेगर्स मेथड पर ये क्वेश्चन था अपना, और इस क्वेश्चन का आंसर आया है 240। समरी बस वही है कि सारी चीज़ों को जो जो आर्टिकल्स थे, है ना, एक साइज सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन साइज छूट गया है, तो सर्कुलर परमुटेशन भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो सारे सारे जो टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी, इसका क्वेश्चन अभी देखो जेईई मेंस में अभी आया ही हुआ है। तो उन सारे टॉपिक्स को हमें कवर कर लेना है, और आईएसआई सीएमआई के जो जो पीवाईक्यूज थे, है ना, वो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से आपको ट्राई कर लेना। आईएसआई प्लस सीएमआई की हमारी एक सीरीज चल रही है ना, इनको रीड जरूर कर लेना है, इनको थोड़ा अच्छे से आपको कर लेना है। आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यूज, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे, है ना, एक अगले लेक्चर में। होमवर्क में वही था आपका। ओके बच्चों, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए सही।